नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न 24/7 में। हम आपके साथ उपस्थित हैं मेडाइवल हिस्ट्री के चौथे पार्ट को लेकर के, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत टोटल कितने वंश आते हैं और दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी वंश आते हैं उसमें सबसे पहला वंश जो होता है वह पिछले पार्ट में भी हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसका एक सेनापति होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका दामाद भी होता है। तो वो जो है शासक बनता है कहाँ का? दिल्ली का। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो होता है वो कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत टोटल कितने वंश हैं। इसके बारे में हम पिछले पार्ट में आपको एक ट्रिक बताए थे, गूखी तु सैलो। ठीक है, गुलाम, खिलजी, गूखी, तुगलक, सैयद और लोधी। देख, तो इसका ट्रिक क्या है? गूखी तु सैलो। ठीक, अब आपको करना क्या है कि एक कॉल लगानी है। कहाँ पे लगानी है? दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को एक कॉल लगानी है। कौन से नंबर पे? वो नंबर हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 84 30 94 36 76। ये नंबर याद हो गया आपको? तो याद नहीं हुआ है तो इसको याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है। किसको कॉल लगाने के लिए? दिल्ली सल्तनत को कॉल लगाने के लिए। 84 30 94 36 76। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये नंबर हम क्यों बता रहे हैं, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। देखिए, गू से गुलाम, 84 30 84 30 94 36 76। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? देखिए, गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? ये होती है 1206 में। ठीक है, 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि भारतीय हिस्से में जो कि मोहम्मद गोरी के द्वारा जीता गया रहता है, उसका प्रबंधक नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उन क्षेत्रों पर जो शासन करने लगता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक करने लगता है और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। कौन सी ईयर में? 1206 में। ठीक है, 1206 में ये भी याद रखना है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? 1206 में। फिर ये भी याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की शासक कब बनता है? 1206 में। ठीक है, दोनों चीज़ कॉमन है। अब 1206 में ऐड करेंगे 84 तो कितना हो जाएगा? 1290। यानी गुलाम वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक। अब ऐसे ही ऐड करते जाइए। 1290 में 30 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 1320। यानी खिलजी का शासन कब तक रहा? 1290 से लेकर के 1320 तक। फिर तुगलक सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले जो थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत वो थे तुगलक वंश। ठीक है, और सबसे कम समय तक ये खिलजी वंश। सबसे कम समय तक खिलजी वंश। ये दोनों पास में ही हैं और दोनों याद कर लीजिएगा। तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक शासन करते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत और खिलजी वंश सबसे कम समय तक शासन करते हैं दिल्ली सल्तनत। अब 1320 से ये कब तक चलता है? 1414 तक। ये 1414 से 1450 और ये 1450 से 1526। 1526 की सबसे इम्पोर्टेंट घटना कौन सी है?
जब इब्राहिम लोदी हार जाता है किससे? बाबर से। ठीक है, और बाबर कौन था? वो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था भारत के अंतर्गत। ठीक, तब अब हम देखते हैं कि जो गुलाम वंश है, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो बहुत अल्प समय के लिए शासक बनता है। 1206 ईस्वी में शासक बनता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, और 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके शासन करने के दौरान चूँकि बहुत कम समय के लिए शासक बनता है, फिर भी इससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके मृत्यु से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हम बताएंगे आगे चल करके उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह क्या था? एक दास था। किसका? मोहम्मद गोरी का। दास होने के बावजूद भी इसके अंतर्गत प्रतिभा बहुत ज़्यादा थी और यह बहुत साहसी प्रकृति का था। इस वजह से मोहम्मद गोरी जो है इसको अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त करता है। अमीर ए आखुर पद जो था, अमीर ए आखुर, ठीक है, यह जो शाही घुड़साल था, मतलब घोड़े रखने का स्थान जो होता है उसका अश्वशाला का यह मुखिया होता है। यह पद जो होता है अमीर ए आखुर, वह शाही अश्वशाला का मुखिया होता है। फिर उसके बाद से भारत में कई सारे जो विजय अभियान होते हैं, कई सारे मोहम्मद गोरी के द्वारा जो अभियान चलाए जाते हैं, उसमें यह बहुत ही अच्छे तरीके से नेतृत्व करता है सेनाओं का और मोहम्मद गोरी के लिए विजय हासिल करता है। तो चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह बचपन में ही कुरान को पूरा रट लिया था, मतलब कुरान को कंठस्थ कर लिया था। इस वजह से इसका एक नाम है कुरान खां। अगर पूछा जाएगा कि कुरान खां किसे कहा जाता है, वह कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इसको और भी क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह लाखों का दान करता है, लाखों रुपए का दान करता है, इसलिए लाख बख्श कहा जाता है। इसे पील बख्श भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हाथियों का भी दान करता है। इसके अलावा इसको हातिम कहा जाता है। हातिम का अर्थ होता है परोपकारी मनुष्य, ठीक है, परोपकारी व्यक्ति को हातिम कहा जाता है, इसलिए इसे हातिम भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी राजधानी जो रहती है, इसकी राजधानी कहाँ पर रहती है? लाहौर में, ठीक है। लाहौर में किसकी राजधानी होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और यह अपना जो शासन चलाता है वह लाहौर से ही चलाता है, और दिल्ली के समीप एक स्थान है इंद्रप्रस्थ, वहाँ पर एक मुख्यालय भी स्थापित करता है कि भारत के क्षेत्र में यानी लाहौर के पूर्वी हिस्से में जो भी उसके विजित क्षेत्र होते हैं उसका शासन वह कहाँ से चलाएगा? इंद्रप्रस्थ से, ठीक है, इंद्रप्रस्थ से वह शासन चलाता था और मुख्य रूप से रहता कहाँ पर है? लाहौर में, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके अभियान जो रहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जो मोहम्मद गोरी का जो अभियान होता है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ 1191 और 1192, ठीक है, 1191 और 1192 दोनों अभियानों में कौन सहयोग करता है? मोहम्मद गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और 1192 अभियान के बाद जब मोहम्मद गोरी वापस जाने लगता है
ठीक है, वापस जाने लगता है गजनी। तो भारत में जितने भी विजित क्षेत्र थे, उसके द्वारा जीते गए क्षेत्र थे, उसका प्रबंधन की जिम्मेदारी या देखरेख की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक के जिम्मे छोड़ देता है और वापस चला जाता है। फिर ये हो गया तराइन के दोनों युद्ध, ठीक है, तराइन के दोनों युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, ठीक है। अब उसके बाद से जब अगली बार आता है 1194 में चंदावर के युद्ध में, किसके खिलाफ? जयचंद के खिलाफ, ठीक है। तो जयचंद के खिलाफ जब युद्ध में मोहम्मद गोरी आता है तो उसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मोहम्मद गोरी का सहयोग किया जाता है और इसमें भी किसकी जीत होती है? मोहम्मद गोरी की जीत होती है और राजा जयचंद की हार होती है। इसके बाद जो है मोहम्मद गोरी जो है वापस चला जाता है गजनी और उसके बाद से सीधे 1205 ईस्वी में आता है खोखरों के विरुद्ध युद्ध करने में, ठीक है। तो जो मोहम्मद गोरी का जो अंतिम अभियान होता है वह खोखरों के विरुद्ध होता है, जिसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मोहम्मद गोरी का सहयोग किया जाता है और इसमें बहुत ही भयानक तरीके से कत्लेआम होता है, जिसमें कि मोहम्मद गोरी की जीत होती है और खोखर जो है लगभग समाप्त हो जाते हैं। फिर इस दौरान 1194 से लेकर के 1205 के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है कई सारे अभियान चलाता है अब साम्राज्य विस्तार के लिए, जिसमें कि 1197 में वह अजमेर पर आक्रमण कर 1197 में अनहिलवाड़ पे आक्रमण करता है। अनहिलवाड़ याद है आपको? अनहिलवाड़ वही प्रदेश है जहाँ पर भीम द्वितीय ने किसको परास्त किया था? मोहम्मद गोरी को। तो उसी मोहम्मद गोरी की हार का बदला लेने के लिए 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अनहिलवाड़ पर आक्रमण करता है और भीम द्वितीय को पराजित करके उससे दंडित करता है। फिर 1197 के बाद अब देखेंगे 1202 में जो बुंदेलखंड एरिया है, जहाँ कलिंजर दुर्ग, बुंदेलखंड एरिया के जो शासक हैं वो कौन होते हैं? परमर्दी देव। उनको हरा करके, उनको पराजित करके कलिंजर दुर्ग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। उसके बाद से इसी का एक सेनापति होता है बख्तियार खिलजी, जो कि वहाँ से भी आगे बढ़ जाता है और कहाँ तक चला जाता है? सीधे बिहार और बंगाल की तरफ चला जाता है। बिहार में जो नालंदा और 2 विश्वविद्यालय है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति है बख्तियार खिलजी, ठीक है। इसके द्वारा बिहार में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन दोनों को तोड़ करके तहस नहस कर दिया जाता है। फिर यहाँ से कई सारे बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करता है कौन? बख्तियार खिलजी। फिर पहुँचता है बंगाल में। बंगाल में भी जो सेन वंश का शासक है लक्ष्मण सेन, उसे भी पराजित करता है, ठीक है, और चला जाता है तिब्बत तक। तिब्बत से लौटते समय इसके साथ बख्तियार खिलजी के साथ एक सेनापति होता है जिसका नाम है अली मर्दान खान, ठीक है, अली मर्दान खान। ये जो है बख्तियार खिलजी की हत्या कर देता है और बंगाल वाले क्षेत्र पर शासन करने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो 1194 हो गया, 1194 से 1205 के मध्य जो होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के अंतर्गत सारा का सारा बिहार, बंगाल का क्षेत्र, उसके अलावा जो मध्य क्षेत्र है
जिसके अंतर्गत आपका कलिंजर यानी जो बुंदेलखंड का एरिया हो गया, अजमेर हो गया, इधर अनिलवाड़ हो गया, मतलब गुजरात का एरिया, चारों ओर अपना साम्राज्य विस्तार कर चुका होता है। फिर 1205 में मोहम्मद गोरी के साथ, जो मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम अभियान होता है उसमें सहयोग करता है, उसमें भी विजय हासिल करता है। और इस दौरान जब खोखरों के विरुद्ध अभियान के बाद जब मोहम्मद गोरी वापस जाने लगता है तो 1206 ईस्वी में उसकी रास्ते में ही हत्या कर दी जाती है। अब इसके स्थापत्य को देख लेते हैं। किसके स्थापत्य को? कुतुबुद्दीन ऐबक के स्थापत्य को। तो इसके द्वारा मुख्य रूप से 3 स्थापत्य हैं, देख लेते हैं उसको। इसके द्वारा स्थापत्य में हम देखेंगे तो सबसे पहले तो अजमेर में देखते हैं। अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ जो थे, विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया गया था। विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया गया था, जिसको तोड़ करके उसका पुनर्निर्माण करके और वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई, जिसे बोला जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये जो था पूर्व में क्या था? संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, संस्कृत महाविद्यालय। संस्कृत महाविद्यालय को तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनाई गई, जिसे कहा जाता है राजस्थान की पहली मस्जिद। ठीक है, राजस्थान की पहली मस्जिद कौन थी? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, ठीक है, बनाया गया था। यह चौहान वंश के शासक थे। कौन? विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश के शासक थे। उसके बाद से हम देखते हैं जो दूसरी इमारत जो बनाई गई वो थी कुव्वत उल इस्लाम। इसका निर्माण किया गया था कहाँ पर? दिल्ली में। कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण कहाँ पर किया गया था? दिल्ली में, जो कि पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाने जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान की जो राय पिथौरागढ़ जो स्थान था दिल्ली के अंतर्गत, उस वहाँ पर ये तोड़ फोड़ करके कुव्वत उल इस्लाम की स्थापना की गई थी। इससे जो है भारत में इस्लामी शैली में निर्मित पहली मस्जिद कहा जाता है। ठीक है, इस्लामी शैली में निर्मित पहली मस्जिद कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम। और दिल्ली में ही एक और इमारत है, क्या नाम है उसका? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार, इसका भी निर्माण कौन प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यह कुतुब मीनार अपने नाम पर नहीं किया गया था, कुतुबुद्दीन के नाम पर नहीं। इसका निर्माण किया गया था कुतुबुद्दीन जो सूफी संत थे, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, काकी नाम आप समझ लीजिएगा, बख्तियार काकी या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पूरा नाम याद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कुतुब मीनार जो है, काकी जो कि एक सूफी संत थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर यह मीनार बनाना स्टार्ट किया गया था। और यह जो है अभी कुतुब मीनार की पहली ही मंजिल बनाया था, तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब होती है इसकी? अभी हम बता चुके हैं 1210 में। ठीक है, 1210 में मृत्यु हो जाती है। लाहौर में कब होती है? जब वो चौगान खेल रहा होता है। अब सोच रहे होंगे कि चौगान किसको कहा जाता है? तो चौगान कहा जाता है पोलो को। पोलो कैसे खेला जाता है? पोलो आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक तरीके से हॉकी के जैसे ही खेल है, लेकिन यह जो है घोड़े पर चढ़ करके स्टिक से बॉल को मारा जाता है और गोल किया जाता है। तो चौगान को क्या बोला जाता है? पोलो।
और यही पोलो खेलते समय उसकी 1210 में लाहौर में मृत्यु हो गई। और इसकी समाधि कहाँ पर है? इसकी समाधि है कहाँ पर? लाहौर में। ठीक है। अब इसके बाद से इसका एक पुत्र होता है आराम शाह। ठीक है, आराम शाह। तो आराम शाह जो होता है वह, आप नाम से समझ रहे होंगे, आराम करता है, यानी आराम फरमाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पर तुर्क सरदार और अमीर सरदार जो थे उनके मन में उसके खिलाफ क्षोभ पैदा हो जाता है। वो आराम शाह को पसंद नहीं करते हैं और 1210 में ही इल्तुतमिश जो होता है, इल्तुतमिश इसकी हत्या कर देता है। किसकी? आराम शाह की, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र होता है। यह कहा जाता है कि यह इसका पुत्र नहीं था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के कोई भी पुत्र नहीं था, लेकिन कई सारे इतिहासकार इसको कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र मानते हैं। ठीक है। तो 1210 ईस्वी में शासक बना था आराम शाह, किसकी मृत्यु के बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। लेकिन तुरंत ही 1210 में ही 8 महीने लगभग शासन किया। उसके बाद से इल्तुतमिश शासक बनता है, जो कि जो राजधानी दिल्ली सल्तनत की रहती है कहाँ पर? लाहौर में। वहाँ से ला करके पहली बार राजधानी को दिल्ली बनाने का काम कौन करता है? इल्तुतमिश। ठीक है। तो चलिए हम अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से इल्तुतमिश का शासन चलता है। और इल्तुतमिश के बाद उसकी पहली पुत्री जो होती है, इल्तुतमिश के बाद उसकी पुत्री जो होती है रज़िया सुल्तान, वो भारत की पहली महिला शासिका बनती है और किस तरीके से उसका शासन चलता है। तो चलिए हम अगले पार्ट में हम उसको देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।